10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और प्रशांत सावंत और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा और एसपीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी अपने टॉप कॉल्स के साथ शामिल होंगे। मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में होंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के CIO महेश पाटिल। ये सब कुछ लाइंड अप है थोड़ी ही देर में शो में। और अब जरा एक बार मार्केट की तरफ रुख करते हैं। और मार्केट इस समय फ्लैट मतलब जहाँ खुला उसके आसपास ही उसी ट्रेजेक्ट्री में ही है। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया लेकिन अब फिर एक रिकवरी दिखा रहा है। लेकिन आज का इंडेक्स फिर से टू वॉच आउट फॉर मिड कैप इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स। आज मूव है ऑटो इंडेक्स में। एक बार आप ऑटो इंडेक्स देखिए और उसके बाद एक सारे ऑटो स्टॉक्स देखिए। शुरुआत की थी बजाज ऑटो ने, उसके बाद उसमें जुड़ा हीरो मोटोकॉर्प, TVS, अशोक लीलैंड, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, सभी के सभी स्टॉक्स ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आज की पॉकेट ऑफ द डे ऑटोस। वीरू जी आज की पॉकेट ऑफ द डे ऑटो और बजाज ऑटो अब ₹225 ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प ₹99 ऊपर, 3.25%। इन टू व्हीलर स्पेस के दो स्टॉक्स ने आज वाकई गजब का स्विंग दिया। धीरे धीरे अब कुछ ऐड हो रहा है इस बाजार की स्ट्रेंथ में। मतलब ऑटो के बाद तो वो है IT के कुछ दिग्गज लाइक HCL टेक्नोलॉजीज 1300 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ डे हाई पर अब करीब 1.5% की मजबूती लेकर। खैर आपकी स्क्रीन पे ये इस वक्त अब तक की बाजार की चाल है। इंडस्ट्री से बातचीत करेंगे अभी कुछ देर में। और पैनल आपकी स्क्रीन पे है। प्रशांत सावंत, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। गौरव बिस्सा, सुदीप शाह SBI सिक्योरिटीज से हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव से लेकर हैं। गौरव, सुदीप, वेलकम और नमस्कार। गौरव, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच और थोड़ा सा कंसोलिडेशन इंडेक्स मांग रहा है, कल भी रहा इंडेक्स कंसोलिडेशन के जोन में। इंडेक्स पर अप्रोच और आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीर जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। देखिए इंडिसेस फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसका मेजर रीजन है लार्ज कैप्स। तो अगर आप निफ्टी IT देख लीजिए, रिलायंस काफी तक सपोर्ट दे रहा है, बैंकिंग सपोर्ट दे रहा है, FMCG में ITC स्टॉक्स हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो इंडेक्स यहाँ से मेजर करेक्शन एज सच लग नहीं रहा है, काफी अच्छी अपसाइड आ चुकी है। तो प्राइमली 19,900 19,800 के आसपास में एक आ सकता है जहाँ पे फिर बाइंग के मौके होंगे। तो ऑन अ वेरी मिड बेसिस 19,950 20,000 जहाँ पे कंफर्टेबल राइटिंग में हमको देखने मिली है पुट में, तो वो सस्टेन अगर होता है तो आज और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और बैंक निफ्टी अगर 46,000 सस्टेन अगर होता है तो ये फिर एक उछाल लगा सकता है फ्रेश लाइफ टाइम हाई के लिए। तो ये भी एक निफ्टी को पुश देगा। तो यहाँ से दोनों ही इंडेक्सेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। कोई अगर थोड़ी बहुत 1% 1.5% डिक्लाइन अगर आती है तो बाइंग के मौके इसमें आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल कंफर्टेबल लेवल्स पे है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और रही बात स्टॉक्स की, तो पहला रिकमेंडेशन है जैसे आपने कहा कि आज IT स्पेस थोड़ा बजिंग है। और आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिनों से हम देखने का अच्छा मोमेंटम आ रहा है। वीकली चार्ट्स पे अच्छा 12-13 महीने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है। अपने क्लाइंट्स को भी हमने काफी अग्रेसिवली काफी लो लेवल से हमने IT दिला है। आपके चैनल पे भी मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि IT फ्रेश लाइफ टाइम हाई के लिए अच्छा लग रहा है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सबसे विप्रो अच्छा लग रहा है। जनरली रेडार पे कम आता है लार्ज कैप स्पेस में, लेकिन एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ब्रेकआउट हमको देखने मिला, एक ब्रेकआउट का रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो 470 के लिए विप्रो को बाय कर सकते हैं। 425 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है अल्केम लैब्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। अपसाइड आपको 4,100 तक गया, फिर करेक्शन है, अब ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। वीकली चार्ट्स पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न किया है। तो यहाँ पे रिस्क वाइज भी अच्छा लग रहा है। तो 3,595 का स्टॉप लॉस होगा, 4,000 रुपीज के टारगेट्स होंगे। सस्टेन अगर हो गया तो फ्रेश लाइफ टाइम हाई आपको हल्के में भी देखने मिल सकता है। ओके, तो आपका कुछ फार्मा स्टॉक्स पर झुकाव है। एल्केम आपका बाय ट्रेड फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 4,000 ऑन द हायर साइड, लगभग 37-22 पर ट्रेड करता हुआ। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपका ये दो ट्रेड्स क्या रहेंगे सुदीप, क्या चीज कर रहे हैं आप? नमस्कार वीरू जी। मेरे दोनों पिक्स रहेंगे ऑटो सेक्टर से। दोनों स्टॉक्स बहुत ही बजिंग है और आज हम देख रहे हैं कि ऑटो में एक बहुत अच्छी हम देख पा रहे हैं। और मेरा पहला पिक है हीरो मोटो। हीरो मोटो में हमने देखा है कि पिछले तकरीबन हम देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक कंसोलिडेशन में था 2900 और 29 और 3020 के बीच में। और आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो डेली वीकली दोनों चार्ट्स पे स्ट्रेंथ दिख रही है और पूरा ऑटो पैक चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हीरो मोटो में यहाँ से खरीदा जा सकता है। 3020 के स्टॉप लॉस से 3250 के टारगेट के लिए हीरो मोटो मेरी पहली पसंद है। दूसरी पसंद है TVS मोटर। TVS मोटर का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ आ रहा है। 1400
करंट लेवल जो 1485 है, वहां से हमें लग रहा है कि एक बार 1430 का एक महत्व का सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करता है तब तक हम 1550 1560 के लेवल्स हम देख पाएंगे। और अगर देखिए पिछले 4-5 महीने में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हीरो मोटो में, ये टीवीएस मोटर्स में हुआ था और उसके बाद ब्रेकआउट आया था। और अभी भी ऊपर के स्तर पे यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हमें नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1430 के स्टॉप लॉस से 1550 1570 के टारगेट्स के लिए हम टीवीएस मोटर्स बाई कर सकते हैं। ओके, टीवीएस मोटर्स आपका बाय ट्रेड होगा। अब यहाँ पे 4 ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। टीवीएस मोटर्स उसमें इंक्लूड है 1485 में। पूरा का पूरा ऑटो स्पेस आज काफ़ी वाइब्रेंट। अब चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे? ट्रेड्स अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि 2 ट्रेड्स आपके क्या है इस वक्त? वंस अगेन ऑटो सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मेरा फर्स्ट पिक होगा एस्कॉर्ट्स। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में 3090 3090। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 3235 3235 तक का। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा अपोलो टायर्स। इसमें काफी वीकनेस चल रही थी बहुत वक्त से, बट अब एक बेस बन चुका है। यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक कंफर्टेबली पिकअप होना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस होगा 378 स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 410 का देख रहा हूँ, बट पोजिशनली अगर हम 410 के ऊपर क्लोज हो तो ये स्टॉक फिर से एक बार 425-30 के जोन में जा सकता है। आशीष बहती के पास चलते हैं, उनकी कॉल रहेंगे। आशीष जी, आपकी क्या पिक्स होंगी इस समय की? जी अनुज जी, एक लॉन्ग शॉर्ट आइडिया देना चाहूंगा। आईओसी में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और पूरा सेक्टर, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज अच्छी सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। तो आईओसी अभी 20 डेमो के ऊपर है, बट अगर 20 डेमो ब्रीच होता है तो इसमें फ्रेश गिरावट देखने मिलेगी। 9450 जो कि आज डे हाई है, उसी लेवल्स पे एक स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नीचे इसमें, और टारगेट ऑफ 90। जो सेकंड कॉल है वो बाई कॉल है। एलटीएम लार्सन टू इन्फोटेक माइंट्री पे खरीदारी की चला रही है। 5500 पे एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 5500 का, और उसमें खरीदारी की जा सकती है फॉर टारगेट ऑफ 5630। ओके, चलिए एक बार एचडीएफसी बैंक लेकर आइए। अब जरा एचडीएफसी बैंक ने अब थोड़ी सी इंट्राडे में एक लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश की। डे हाई पर इस समय एचडीएफसी बैंक। उसके अलावा मारुति डे हाई पर आया। मारुति में एक अच्छा ट्रैक्शन 10,570 पर मारुति इस समय। प्रशांत जी, कोई व्यू मारुति पर? जी अनुज जी, सबसे अहम बात मारुति में मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक जो अहम लेवल उसका है 10,500, उसके ऊपर स्पॉट में सस्टेन कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड करूंगा। थोड़ा रिस्की बाय होगा क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे, तो स्टॉप लॉस नजदीक रखेंगे करीबन 10,480, जस्ट 60 पॉइंट की रिस्क होगी। और यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए वो होगा 10,650 से लेके 10,700 तक। एक और स्टॉक लेकर आइए, आईटीसी। यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय विजिबल है आपको। गौरव, आईटीसी पर कोई व्यू? देखिए आईटीसी भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो अपने अगेन 21 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे वहां से एक बेस फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से डाउन साइड काफी लिमिटेड लगती है, और 432-35 के अगर लेवल सस्टेन अगर होते हैं तो फ्रेश लेफ्ट है हमें के लिए ये भी एम कर सकता है। थोड़ा स्लो रहेगा मोमेंटम, कहेंगे बहुत एक दिन में 3-4% भागे वो शायद ना हो, पर मुझे यहाँ से काफी एक सेफ बेट लगता है। एफएमसीजी में अगर देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो यहाँ से लार्ज कैप्स में लग रहा है वो आईटीसी है। चलिए एक काम करते हैं कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल वो जुड़ेंगे। मौजूद हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मार्केट पर अब इस समय क्या व्यू बन रहा है। महेश पाटिल को जो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की इन्वेस्टमेंट टीम को लीड करते हैं और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM मैनेज करते हैं। फंड और इन्वेस्टमेंट में ओवरऑल करीब 3 दशक का अनुभव महेश के पास है। व्यक्तिगत तौर पर भी ये जो फंड मैनेज करते हैं उसमें AB सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस इक्विटी। महेश जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, इस ट्यूसडे को मिड कैप्स में एक बड़ा, जिसे कहते हैं, एक वॉलेटाइल सेशन आया, बहुत शार्प करेक्शन आई। अगले 2-3 दिन में थोड़ी स्टेबिलिटी आई वापस, लेकिन जिस तरीके के मूव उससे पहले बने थे, एक क्या रिस्क फैक्टर ओपन हुआ है? क्या ट्यूसडे ने उसको एक तरीके से बताया कि एक मार्केट में इस समय रिस्क है मिड कैप्स स्मॉल कैप्स को लेकर, या वो एक एबरेशन था आपके हिसाब से? Yeah, so I think last
कुछ महीने से मार्केट में एक तरफ से इट वाज अ वन वे रैली मार्केट में हो रही थी, एक तरफा रैली थी मार्केट में, और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी हुई थी। और उसके कारण ये भी था कि काफ़ी पैसा एक कैटेगरी में आया, स्पेशली म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो लास्ट 6 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलमोस्ट 40-50% का जो इंक्रीमेंटल पैसा है वो ये कैटेगरी में आया है। और यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप जैसे आप जानते हैं, वहाँ पे स्पेशली स्मॉल कैप में लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है, तो अगर बाइंग ज़्यादा होती है तो स्टॉक प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हैं। और उसके कारण आई थिंक थोड़ी सी एक तरह से जो बोलते हैं बबल तो नहीं कहूँगा, बट ओवर एक्साइटमेंट हुई थी ये सेक्टर में। और जब भी ऐसी बात होती है तो कोई भी ऐसे एक माइनर शॉक आता है रैली तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। बट ओवरऑल आई थिंक जो डायरेक्शन है मार्केट की, वो मुझे लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा उसमें कुछ चेंज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, बिकॉज़ ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है और अर्निंग्स ग्रोथ है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर लिंक रहती है, और वहाँ पे आउटलुक काफ़ी स्टेडी और अच्छा है, लॉन्ग टर्म आउटलुक। काफ़ी सेक्टर्स इकोनॉमी में है वो अच्छे कर रहे हैं, हालांकि प्री कोविड में कुछ ही सेक्टर, चुनिंदा सेक्टर अच्छे कर रहे थे, अभी काफ़ी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट साइकिल, रियल एस्टेट सेक्टर, राइट। सो सभी सेक्टर में हमें आउटलुक इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। और इसके कारण ऐसा लग रहा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी, और मिड और स्मॉल कैप में जो कंपनीज़ हैं उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। सो हालांकि जो शार्प रैली हुई है लास्ट 6 महीने में, उसके कारण शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशंस थोड़े आपको महंगे लगेंगे वहाँ पे। उसके कारण स्वाभाविक है कि मार्केट में कुछ अगर रिस्क ऑफ होती है तो यहाँ पे ज़्यादा करेक्शन आ सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि जो ब्रॉडर डायरेक्शन है मार्केट की और मिड एंड स्मॉल कैप की, उसमें कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। यहाँ से मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में आपको खाली केयरफुल रहना पड़ेगा, जो स्टॉक्स ज़्यादा चले नहीं हैं, यहाँ पे वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, आई थिंक वहाँ पे अगर फोकस करें तो अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में अभी भी हैं। सो मैं करूँगा कि ये एक शॉर्ट टर्म एक मार्केट के लिए एबरेशन बोलूँगा, यार एक तरह से एक अलार्म कॉल है, राइट, कि आपको थोड़ा सा मोमेंटम में आपको जाना नहीं है, राइट। प्राइस रिएक्शन, बिकॉज स्टॉक्स हम देखते हैं कि वो 5-10% भी एक साथ एक दिन में मूव होते हैं। अब वेट करो, ओके, अच्छी कंपनीज़ के ऊपर है, बैठे रहो। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना है, आई थिंक वो नहीं एडवाइस करूँगा। जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं उनको बोलूँगा इनकी जो सिप है, राइट, मिड एंड स्मॉल कैप में, वो कंटिन्यू करती रहनी चाहिए। ओके, इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स की आपने बात की, इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स की। आज एक बहुत बड़ा मूव आ रहा है ऑटोज़ में, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में, टीवीएस मोटर में बहुत शानदार मूव रहा है, बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स, हालांकि आयशर में करेक्शन आई थी, लेकिन यहाँ पर अब टाटा मोटर्स में काफ़ी री रेटिंग हमने देखी है। इस स्पेस में आपका क्या व्यू है ओवरऑल, और विद इन ऑटोज आपको ज़्यादा क्या पसंद है? या सो ऑटो सेक्टर लास्ट 1 साल में काफ़ी अच्छा किया है, वहाँ पे बहुत कमर्शियल व्हीकल्स और 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स भी अभी लास्ट कुछ 3-4 महीने में अच्छे किए हैं। हालांकि 2 व्हीलर्स रिकवरी थोड़ी सी डिलेड हुई थी, अभी भी प्री कोविड लेवल के जस्ट उसके आसपास ही हैं। सो ये सेक्टर में हमें लग रहा है कि एक तो वॉल्यूम रिकवरी है, एंड रूरल इकोनॉमी जो है वो अभी भी वीक चल रही थी, राइट। और उम्मीद है कि ये मानसून, अगस्त वाज नॉट अगस्त में मानसून काफ़ी ख़राब था, सितंबर में थोड़ा पिकअप हो रहा है। अगर मानसून ठीक ठाक आता है, और ये साल इलेक्शन ईयर है, नेक्स्ट ईयर, राइट, अभी स्टेट इलेक्शन है बट नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी सी इकोनॉमी में, स्पेशली कंजम्पशन में स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, तो कंजम्पशन में थोड़ी सी अपने को तेज़ी दिखती है। सो और फेस्टिव सीज़न भी अक्टूबर नवंबर में आएगा, आई थिंक ये टाइम फेस्टिव सीजन थोड़ा डिलेड था, उसके कारण आई थिंक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये फेस्टिव सीज़न कैसे कैसी डिमांड रिकवरी लेके आता है, उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी रहेगी। बट आई थिंक ओवरऑल ये सेक्टर में, विद इन दी ऑटो सेक्टर में जो 4 व्हीलर्स है, राइट, वहाँ पे हमें ज़्यादा पॉजिटिव है। 2 व्हीलर्स में बिकॉज ईवी की जो पेनिट्रेशन जो बढ़ रही है अभी धीरे धीरे, उसके कारण थोड़ी डिस्ट्रप्शन हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी उसका फ़ायदा ले सकती है और उसको नुकसान होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। हालांकि अभी क्लियरली दिख के आ रहा है कि कोई 1-2 कंपनीज़ है 2 व्हीलर्स में जहाँ पे उनका ईवी में भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं,
आई थिंक वो कंपनीज़ को एक तरफ से प्रोटेक्शन होगा कि अगर मार्केट शेयर ईवी में इंक्रीज़ होती है तो उनका भी वहाँ पे प्रेजेंस हो सकता है। सो टू व्हीलर्स में ओवरऑल वैल्यूएशंस थोड़े से कंफर्टेबल हैं और वहाँ पे उम्मीद है कि अपना रूरल इकोनॉमी रिकवरी तो वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। सो ओवरऑल सेक्टर में हमारा व्यू न्यूट्रल है बिकॉज वैल्यूएशंस जो है स्पेशली फोर व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी स्टॉक्स चल गए हैं। बट आई मीन ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स अभी पीक है, आगे जाके नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो अगेन दैट वुड बेनिफिट ऑटो सेक्टर के लिए। ओके महेश जी, इस बार के मूव में एक और चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रही। अगर आप पिछले 3 महीने को देखें, बहुत सारे हमने इंस्टेंसेस में कुछ पी प्लेयर्स के कुछ इंस्टीट्यूशनल एग्जिट्स देखे स्टॉक्स में से। कहीं कहीं तो पूरा का पूरा प्रमोटर एग्जिट कर गया। फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज, आपने इसको कितना अलार्मिंग माना या नहीं माना? क्योंकि ब्लॉक विंडो में तो सारी की सारी सप्लाई अब्जॉर्ब हो गई। आपका व्यू ऐसे स्टॉक्स पे? एक उदाहरण के तौर पे मैं कोफोर्ज को यहाँ पे रख रहा हूँ। सो अगेन हमें देखना पड़ेगा कि काफ़ी कंपनी दो तरह के प्रमोटर्स है, राइट। कुछ कंपनीज में पी इन्वेस्टर्स है, राइट, जो काफ़ी पहले आए थे, कुछ 5, 6, 7, 8 साल पहले आए थे और वहाँ पे उन्होंने कंपनी में टर्न अराउंड की। और पी इन्वेस्टर जो है तो उनका एक फ़ंड का होराइजन रहता है, टाइम होराइजन रहता है, राइट, ओके, 7 साल, 8 साल या 9 साल। तो उनको एग्जिट तो लेनी पड़ती है बिकॉज वो फंड जब भी क्लोज होता है तो दे हैव टू एग्जिट। सो उसमें हम लोग ज़्यादा ये नहीं देखेंगे कि वो प्रमोटर और जो पी इन्वेस्टर बेच रहा है वो आई मीन नेगेटिव तरीके से देखते हैं। हालांकि और कुछ कंपनीज़ में काफ़ी मात्रा में टर्न अराउंड किए हैं पी इन्वेस्टर ने और आई थिंक तो वो कंपनीज़ को जब भी देखते हैं, राइट, जहाँ पे पी इन्वेस्टर्स या प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि बस अगर प्रमोटर अगर है इतने साल से तो क्यों बेच रहा है, बिकॉज उसमें उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई मीन ऐसा हमारा मानना हो सकता है, राइट, बिकॉज ही नोज द कंपनी मच बेटर। तो उसमें खाली थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा उसमें केयरफुल होना चाहिए कि क्या रीजंस के लिए प्रमोटर बेच रहे हैं। और कुछ ऐसे नहीं कि हम लोग कंपनीज़ को टॉप के लेवल पे देख रहे हैं जहाँ पे अभी सब कुछ अच्छा हो गया है, वैल्यूएशंस है। सो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बट ऐसे कुछ जो एग्जिट्स है नॉर्मली, जैसे मैंने पी इन्वेस्टर का, वहाँ पे तो नॉर्मल प्रोसेस है, उसे ज़्यादा कुछ डीपर मीनिंग उसमें देखना नहीं चाहिए। ओके, योर पॉइंट टेकन सर। अच्छा, पेंट पर असर आपका व्यू क्या है? क्योंकि मतलब पिछले 10-15 साल का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर हमारा इस स्पेस से भी रहा है एशियन पेंट्स। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल व्यू ये आ रहे हैं कि अब वो पेंट्स पे अंडर वेट हैं। एक तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे, और स्पेशली व्हेन क्रूड इज एट 94। आपका व्यू यहाँ पे है क्या सर इस पे, पेंट्स पे? सो ओवरऑल पेंट सेक्टर और बिल्डिंग मटेरियल्स जो स्पेस है, राइट, वहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। आई मीन एज अ टॉप डाउन व्यू, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, इन्वेंट्री लेवल्स लो है। सो एज अ ग्रोथ इन सेक्टर आउटलुक इज़ गुड। बट देर आर पेंट सेक्टर में जैसे आपने बात की, वहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जिसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे होगा। तो रिसेंट रैली देखिए क्रूड में हम लोग ने अराउंड $80 से ऑलमोस्ट $100 के आसपास पहुँच गया है, $95। तो वहाँ पे मार्जिन प्रेशर हो सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक ये स्पेस में थोड़ी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने की अपेक्षा है बिकॉज एक लार्ज प्लेयर ये मार्केट में आ रहा है। तो उसके कारण थोड़ी सी नर्वसनेस है कि क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट शेयर में और मार्जिन्स में। तो इसके कारण हमारा व्यू सेक्टर पे इतना पॉजिटिव नहीं है। हालांकि बिल्डिंग मटेरियल्स एज ए कैटेगरी जो है वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव है। तो देखेंगे कि नेक्स्ट 6 महीने में और 1 साल में ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कहाँ पे सेटल डाउन होता है, उसके बाद उसकी सेक्टर के ऊपर व्यू को ले सकते हैं। हालांकि ये सेक्टर अच्छा ही है। आई मीन ओवरऑल कंपनीज़ की जो रिटर्न रेशियोज़ है, कैश फ्लो जनरेशन है, वो काफ़ी बेहतर है। तो कोई भी करेक्शन आती है तो देख के आई थिंक ये सेक्टर में ऑब्वियसली देखना चाहिए। वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए थे सेक्टर में बिकॉज उनका रनवे ऑफ ग्रोथ वाज वेरी गुड। तो करेक्शन में अगर ये सेक्टर में मिलता है नीचे तो डेफिनेटली हमें देखना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म आउटलुक ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है। ओके, केमिकल्स में क्या अप्रोच बन रही है अब? क्या आपके पोर्टफोलियो में है केमिकल स्टॉक्स? रीसेंट करेक्शन जो आई थी उसको किस तरीके से देखा आपने? सो केमिकल सेक्टर लास्ट 1 साल में काफ़ी कंसोलिडेट किया है और स्टॉक्स इतने चले नहीं हैं, उसके पहले काफ़ी चले थे।
सो केमिकल सेक्टर में एक तो शॉर्ट टर्म व्यू और एक लॉन्ग टर्म व्यू है, राइट। तो शॉर्ट टर्म में लास्ट कुछ 6 महीने से देखा कि लास्ट ईयर जो डिमांड की अपेक्षा थी उसके कारण काफ़ी प्रोडक्शन हुआ था, तो इन्वेंट्री काफ़ी बिल्डअप हुई थी सिस्टम में। और चाइना में भी जब ये ओपन हुआ, राइट, तो वहाँ पे प्रोडक्शन चालू हुआ। तो अभी जो फेज़ चल रहा है यहाँ पे एक इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग जो बोलते हैं ना, इन्वेंट्री करेक्शन फेज़, और इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी वीक है। और इससे कारण हमने देखा है कि केमिकल कंपनीज़ में कुछ कंसोलिडेशन है। बट आई थिंक एक दो क्वार्टर का फिनोमेनन है, जो सिस्टम में जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो करेक्ट हो जाएगी। और स्ट्रक्चरली आई थिंक केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल स्पेशली जो है, नॉट कमोडिटीज़, राइट, इसमें 2 कैटेगरीज है। स्पेशलिटी केमिकल्स में आई थिंक इंडिया की जो मार्केट शेयर गेन की जो स्टोरी है, राइट, चाइना +1 की, राइट, चाइना से जो मार्केट, बिकॉज अभी भी इंडियन कंपनीज़ का जो ग्लोबल ट्रेड में है अराउंड 4% है, चाइना का मार्केट जो ट्रेड है वो लगभग 25-30% है। आई थिंक वो गेन रहेगा। और कंपनीज़ भी, जो मेजर कंपनीज़ है वो भी अपना कैपेक्स जो है वो रोक नहीं रही है, वो कर रही है। सो आई थिंक एक ये कंसोलिडेशन फेज़ हो रहा है सेक्टर में। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू से आई थिंक वो सेक्टर पे आउटलुक आई थिंक 1-2 क्वार्टर के बाद इंप्रूव होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू आई थिंक अक्यूमुलेट इन द गुड पेन स्टॉक, जो स्पेशलिटी, जो R&D कर रहे हैं, और स्पेशलिटी केमिकल्स में। कमोडिटीज़ में ऊपर नीचे होते रहेंगे, वहाँ पे आई थिंक हमें इतने ज़्यादा शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा वापस कुछ क्रंच हो रही है, सम कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग अप, बट वो टैक्टिकल होगा। बट स्पेशलिटी केमिकल्स आई थिंक नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर का अच्छा मौका मिलेगा आपको। ओके, स्पेशलिटी केमिकल्स। PSUs में इस समय क्या व्यू बन रहा है? खासतौर से मुझे आपका व्यू चाहिए PSU बैंकों में, जहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो PSU बैंक्स में आई मीन अभी का जो साइकिल चल रहा है, माहौल, आई मीन वो सबसे बढ़िया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, और क्रेडिट कॉस्ट जो बोलते हैं, बिकॉज PSU बैंक्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका रहता है, वो काफ़ी कम है। और इसके कारण काफ़ी PSU बैंक्स के जो ROE है और ROA जो बात करते हैं वो काफ़ी अच्छे होकर आ रही है। और हमने देखा है कि बैंक्स में लास्ट 1 साल में री रेट तो काफ़ी हो गए हैं, कुछ बैंक्स अभी भी बुक वैल्यू के नीचे हैं। सो यहाँ पे एक साइकिल अच्छी तरह से जा रहा है, और कुछ PSU बैंक्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है उनकी मैनेजमेंट के साइड पे, जहाँ पे वेल कैपिटलाइज है ऑलरेडी, राइट, कैपिटल अच्छा है। आई थिंक ठीक ठाक कर सकते हैं यहाँ से। हालांकि आई थिंक जो बड़ी री रेटिंग होनी थी PSU बैंक्स में, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक हो गई है। यहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो बैंक्स में मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, जो बैंक्स थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भी मूव करें, बिकॉज वो शिफ्ट PSU बैंक्स काफ़ी उसके लैग कर रहे थे, और वेल कैपिटलाइज है, राइट। आई थिंक वैसे बैंक्स में फोकस करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो हमें लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स जो है, राइट, वो मार्केट शेयर कंटिन्यू टू गेन करते रहेंगे। बट कुछ चुनिंदे PSU बैंक्स है जो वेल कैपिटल, जो मार्केट से कैपिटल रेज करते हैं, आई थिंक वो भी अच्छे कर सकते हैं। तो आई वुड से PSU बैंक्स में अभी भी आउटलुक ठीक ही है, बट बड़ी रिटर्न यहाँ से जो अपेक्षा अपने को लास्ट में, तो वो आई थिंक मॉडरेट करनी चाहिए यहाँ से। ओके, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा महेश जी, अभी क्योंकि हमने बिल्डिंग मटेरियल का जिक्र किया, हमने पेंट्स की बातचीत की, अब मैं सीमेंट पे आना चाहूँगा, क्योंकि रियल स्टेट ही ऑलमोस्ट इस स्पेस का 60 to 65% कंज्यूम करता है। रियल स्टेट अच्छा कर रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं। मेरा आपसे व्यू सीमेंट पे है सर। अल्ट्राटेक सीमेंट, द लीडर ऑफ द स्पेस, इज एट ऑल टाइम हाई। आपका सीमेंट पे व्यू क्या है? पिछले 2-3 महीने में कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस हैं, अभी M&A की एक्टिविटी रिसेंट हाइस में, रिसेंट टाइम में पॉसिबल लग भी नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है व्यू यहाँ पर, किस प्रकार से ये अगले 6 महीने सीमेंट के लिए रह सकते हैं? सीमेंट पे आपका टेक सर क्या है इस वक्त? तो सीमेंट सेक्टर में अभी जो न्यूज़ फ्लो जो है थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। एक तो 2 तरफ से सीमेंट पर, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ है, राइट। सो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, डबल डिजिट में है, 10% के ऊपर है। आई मीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों के बाद देखा है कि हमने 2 साल में सीमेंट की जो वॉल्यूम ग्रोथ है डबल डिजिट में हो रही है। और उसका कारण हमने देखा है कि अभी कुछ प्राइस इंक्रीजेज ली है सीमेंट कंपनीज ने। आई मीन लास्ट 1-2 क्वार्टर में मानसून की वजह से नॉर्मली डिप्रेस रहती है, अभी एक्टिविटी पिकअप होगी। और स्पेशली जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, आई मीन इलेक्शन के पहले हमें उसमें काफ़ी तेज़ी दिखती है एग्जीक्यूशन में, वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके कारण सीमेंट का जो ओवरऑल डिमांड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगले 6 महीने के लिए। और कंपनीज़ के नतीजे भी ठीक होंगे। रॉ मटेरियल साइज़ पे जो कॉस्ट बढ़ी थी, आई थिंक वो कोल कॉस्ट वगैरह, कोल प्राइसेस नीचे हालांकि अभी थोड़े ऊपर आ गए हैं,
बट आई थिंक थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट स्कोप भी रहेगा। तो ओवरऑल आउटलुक अच्छा है, हालांकि स्टॉक्स चल गए हैं, वैल्यूएशंस फेयर जोन पे है, तो इसके कारण व्यू उस सेक्टर पे हमारा न्यूट्रल रहेगा, बट वहाँ पे अर्निंग्स अपग्रेड की गुंजाइश हो सकती है। श्री वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, सभी स्टॉक्स पे, इनफैक्ट और इंडस्ट्रीज पे अपना एक ब्रॉडर व्यू दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सर सप्ताह अंत की आपको शुभकामनाएं। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू। इंडस्ट्रीज पे लौट के आते हैं। 20,150 डे हाई की ट्रैजेक्टरी तो नहीं, लेकिन मोर और लेस डे हाई की ट्रैजेक्टरी है, और बैंक निफ्टी फिर एक कमिटमेंट, एक जुझारूपन अनुज दिखाता हुआ 46,100 की ट्रैजेक्टरी में, और मिड कैप की स्थिरता, मिड कैप करीब करीब 40,937, यानी अब हमने मंगलवार का अप्रोक्सीमेटली 60% लॉस अनुज कंपनसेट कर लिया है। बिल्कुल वीरू, बहुत पॉजिटिव है ये मार्केट के लिए, और सेंटिमेंट काफ़ी वापस इम्प्रूव हो रहा है। एक स्टॉक में ज़रा देख रहा था, एक बार चोलामंडलम वापस लेकर आई है, ये काफ़ी मजबूत है स्टॉक। आज एनबीएफसीज में एक्चुअली अच्छा मोमेंटम है, चोलामंडलम इसको लीड कर रहा है, लेकिन मन्नापुरम भी डे हाई पर आया, तो ये काफ़ी अच्छा शानदार मूव हुआ। कोई और स्टॉक स्पॉट किया वीरू? मैं अनुज थोड़ा सा बैंकिंग पे एक बार मैं फोकस कर रहा था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा लोअर लेवल से मूव आया था। डायरेक्टर साहब, एचडीएफसी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। 1658 थोड़ा सा क्या अभी डे हाई पर है, और ये बैंक निफ्टी को 100 अंक दोबारा देने का सबसे बड़ा दावेदार, मतलब जो पीछे कंट्रीब्यूटर है वो एचडीएफसी बैंक है। 1658। सुदीप, आपकी राय क्या होगी? ये 8 अगस्त का एक स्विंग हाई था करीब करीब 1663, जो कि इस रेंज का हाईएस्ट क्लस्टर है। क्या उसको बाइसेक्ट करे तो ऊपर 1700 तक के क्लस्टर खुल जाएंगे? क्योंकि जो परसों की ऑप्शन एक्टिविटी थी उसमें 1660 की कॉल्स में एडिशन था, और 1700 की कॉल में काफी शॉर्ट कवरिंग भी थी। तो एग्जैक्टली उस दिन का प्राइस एक्शन मुझे याद आ रहा है। आपका व्यू एचडीएफसी बैंक पे क्या है इस वक्त? जी वीरू जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से जो हिसाब से मोमेंटम एचडीएफसी बैंक में बना है, और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जब बैंक निफ्टी 10 दिन पहले वीक था, और एचडीएफसी बैंक ही वो पहला था जिसने पहले 2-3 दिन तेजी दिखाई थी, तो जैसा लग रहा है लीडर इज बैक, एंड यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है। स्टॉक अब पिछले 2-3 दिन से अपने 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, और साथ ही साथ हम एट द मनी कॉल्स में भी हम देख रहे हैं कि अनवाइंडिंग हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जरूर ये एक हिंट है कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जाएगा, और हम ये स्टॉक को इस बार हम देख रहे हैं कि 1700-1720 के लेवल भी एक बार हम आते हुए देख पाएंगे अगले कुछ 4-5 सेशंस में। तो इसके लिए मुझे लग रहा है 1620, 1615 अब एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है, तब तक हम ऊपरी लेवल पे अराउंड 1700, 1730 के लेवल्स आते हुए देख पाएंगे ये स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। और अब वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे, और नीरज जी स्टूडियो में आ चुके हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और 20,147 जर्नी तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, कोई खास लेवल जहाँ पे ध्यान रखना है? अब तो यहाँ से रेजिस्टेंस एक्चुअली मार्केट में कुछ है नहीं, लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 20,170 के आसपास, जो 2 दिन हमारा लगातार हाई रहा है यहाँ पर 20,170, 175 के आसपास। आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो मैं सेंसेक्स पर भी नज़र रख रहा था, और एचडीएफसी बैंक पर खास नज़र है, वो थोड़ा लीड कर रहा है मार्केट को, ऑटोज लीड कर रहे हैं। अच्छा है मूड मार्केट का, मिड कैप इंडेक्स अच्छा है मेरे ख्याल से। आज सेकेंड हाफ में नीरज जी मुझे लग रहा है कि हम 20,250 की तरफ भी बढ़ेंगे, पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल, और मिड कैप में फिर से फिर वही कहानी शुरू हो रही है। खैर बढ़िया है, मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी और